कंपटीशन सेंटर में स्वागत है। हमारा पूरा चैप्टर शायद खत्म हो गया छंद का, और छंद के बाद हमें क्या पढ़ना है अब, लेकिन अलंकार पढ़ने से पहले आप लोगों से कुछ पूछना। कोई दिक्कत है बताने में? एक व्यक्ति से एक प्रश्न जरूर पूछेंगे। अब पता नहीं हमें कोई टीचर ऐसा करता है कि, लेकिन हमारी आदत तो है ऐसा। क्या पढ़ना है हम लोगों को? अलंकार पढ़ना है। ठीक, आपकी क्लास वैसे लंबी चलेगी, शायद जीएस वाले सर लेट से आएंगे, हो सकता है ना भी आ पाए। कहीं गए हैं क्या? सर अभी भैरव मिले हैं, बोले अभी आ रहे हैं। हमारे पास फोन किए थे ना भाई। चलिए ठीक है। तो आप लोगों ने छंद पढ़ लिया ना? अब सबसे एक एक प्रश्न। चलिए मानसी आप बताइए। बरवे में कितनी मात्रा होती है? बरवे के पहले और तीसरे चरण में 12, हम्म, दूसरे चरण में 7। वेरी गुड। ठीक है, बैठिए। आप बताइए, छप्पा कैसा छंद है? कोई बोलेगा नहीं है? वेरी गुड, बैठो। बस एक ही एक प्रश्न सबको बताना है आपको, क्योंकि ये डाउट क्लियर हो जाए। आप लोगों ने तो हाँ हाँ बोल दिया, लेकिन हमें ऐसा लगे कि हाँ आप लोगों को पता है। हम नहीं चाहते कि अगली बार टेस्ट हो तो उसमें हिंदी में किसी का भी गलत जाए 2-3। हमें यहाँ दर्द होता है जब आप लोगों का गलत होता है तो। ठीक है, आप बताइए। छप्पे के प्रथम 4 चरण किससे मिलकर बनते हैं? 2 भागों में तोड़ सकते हैं। अलंकार को हम कितने भागों में तोड़ सकते हैं? 2। अलंकार को हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, अलम प्लस कार। बिल्कुल लिख लीजिए, अलम प्लस कार, जिसका मतलब होता है आभूषित करने वाला। अलम का मतलब क्या होता है? कार का मतलब करने वाला। आभूषित करने वाले को हम क्या कहेंगे? ठीक। आप लोगों का पेपर 18 को है? 17, 18, 19, 20 नहीं सर, 17, 18 ही है। 20 तक हो गया। आप लोग चेक करिए दोबारा से। सेंटर के लिए सिटी डिटेल्स आ जाएगा 2 दिन में। आप पहले सेंटर चेक कर लेंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा। अब आप लोगों ने जहां वैसे नजदीकी जिले में भेजता है, शायद आप लोगों का हो सकता है बहराइच चला जाए या फिर फैजाबाद चला जाए। ठीक है। और ये एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है, जिसे जिसका सिलेक्शन हो गया उसके तो ठीक है। आप लोगों की किस्मत अच्छी, इस बार एसएससी की हाई स्कूल लेवल पे वैकेंसी बहुत तगड़ी आई है, ऑफिशियल जॉब। जिनको डर है कि वो दौड़ नहीं सकते, जिनका फिजिकल परेशानी है, उनके लिए एसएससी की X111 यानी इतनी अच्छी पोस्ट ऑफिशियल आप लोगों को कि विशेषकर तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आई है एसएससी की। ठीक, और हाई स्कूल लेवल पर यानी सामान्य चीज़ों में हाई स्कूल लेवल की पूछी जाएंगी। तो हमारे तरफ से तो विश ऑफ बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग सब कोई पुलिस में हो जाएं, लेकिन बाई चांस जिसको भी परेशानी होती है वो आप लोग कंटिन्यू कम से कम, अगर आप लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दी तो कम से कम 1 साल आ गई। अभी मत चेक करिए, आ गई है, मैं आपको बताऊंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों का मान लीजिए किसी कारणवश हो सकता है, कोई काम होता है किसी अच्छे के लिए ही, अगर किसी का सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आप लोग ये मान लीजिए कि आपको किसी अच्छे काम के लिए, आप लोगों ने नाम सुना है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का? क्या, मैं सारी चीज बताऊंगा, अभी सुनिए पहले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप लोगों ने सुना है? उनको क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ
इंडिया, भारत के मिसाइल मैन। और उन्होंने ऐसा काम कर दिया है ना कि भारत में क्या, दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइल हम लोगों को देकर चले गए, और भारत के ऊपर पाकिस्तान जैसा देश आंख उठाकर देखता था। किस बल पर? परमाणु के बल पर। यानी उसके पास परमाणु था। आप गेट बंद कर दीजिए पहले। पाकिस्तान के पास क्या था? परमाणु बम था। और परमाणु बम की वजह से पाकिस्तान हमारे ऊपर आंख उठाकर देखता था। लेकिन इसका पूरा का पूरा श्रेय यदि दिया जाए तो किसको दिया जाए? एपीजे अब्दुल कलाम को। यानी पोखरण, आप लोगों ने सुना होगा, पोखरण राजस्थान में है। इसको जमीन के नीचे खुदाई करके और इस तरह से स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया कि अमेरिका नहीं जान पाया। अमेरिका दबाव बना रहा था कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसी बेहतरीन व्यवस्था बनाई कि जमीन खोदकर जमीन के नीचे परमाणु का परीक्षण संपन्न कराया। और आज भारत में पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु है। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने जीवन में पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने जो सक्सेस का 4 सूत्र दिया है, किसी को याद है 4 सूत्र जो उन्होंने दिया है? वो अपने जीवन में पायलट बनना चाहते थे, और पायलट का एक ग्रुप था। इंटरव्यू देने के लिए जब गए तो उनके जितने भी साथी थे उन सबका सिलेक्शन हो गया। ठीक। अब एपीजे अब्दुल कलाम का सिलेक्शन नहीं हुआ, और इतने गरीब परिवार से, एक मल्लाह के बेटे थे वो, ठीक है, कर्नाटक से संबंधित थे, कर्नाटक प्रदेश से, और उनके पिताजी एक मल्लाह थे। मल्लाह के परिवार से होने के बाद में अगर उनका ये सपना था कि मैं पायलट बनूंगा, तो स्वाभाविक सी बात है पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, लेकिन भगवान न जाने कैसे नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब्दुल कलाम जी किस कास्ट में आते थे? अरे है तो मुसलमान ही वो, लेकिन उन्होंने जीवन में किसी भी प्रकार से धर्म को वरीयता नहीं दी। एक बार पूछा था, उसमें क्या नाम है सर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान है भाई। उनका घर था श्रृंगवेरपुर, यानी कर्नाटक में। ठीक है। एक मल्लाह के वो बेटे थे। तो उनका सिलेक्शन जब नहीं हुआ तो हरिद्वार के एक आश्रम में गए उस संत के पास, और उन्होंने आत्महत्या करने का प्लान बनाया। सोचा कि अब जीवन में जीने का कोई महत्व तो नहीं है, आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास किराया भी नहीं है वापस जाने के लिए। जब वो ऋषि के पास गए तो उनसे अपनी सारी मन की बात बताई, तो ऋषि ने जानते हैं क्या कहा? बोला कि जितने लोगों का चयन हो गया वो अभागे थे, और ईश्वर ने आपको किसी बड़ी चीज के लिए रखा है। ईश्वर ने आपको किसी और बहुत बड़ी चीज के लिए आरक्षित करके रखा है, इसलिए आपका चयन नहीं हुआ, और आप जाइए उसके लिए मेहनत करिए अब। और उसके बाद में जब उन्होंने उस ऋषि की बात स्वीकार की, और भारत को एक ऐसा हीरा मिला जो न भविष्य में कभी आएगा और न भूतकाल में कभी आया था, और क्या बनकर तैयार हुए? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत के ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने सर्वाधिक ख्याति प्रदान की, और कोई भी व्यक्ति मुसलमान और हिंदू, उनके बल पर तो हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता। जिस प्रकार से हिंदू में स्वामी विवेकानंद थे, उसी प्रकार यदि देखा जाए तो मुसलमानों में शिरोमणि कौन थे? हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको मरणोपरांत शायद भारत रत्न भी। तो इस प्रकार से किसी को ये बिल्कुल भी मन में नहीं आना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी स्टोरी है, अगर कोई बताने लगेगा तो आप लोगों का तो पहला पेपर है, बता नहीं कितने घाट का पानी पी के बैठे हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं करनी है कि अगर हमारा ये ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका भी हो जाता है ठीक है, जिसका नहीं होता है उसके लिए सबसे बेहतर चांस इस बार है। आप लोग एसएससी की तैयारी करेंगे, ना कोई फिजिकल है ना कोई प्रॉब्लम, केवल एक पेपर सॉल्व कर दो, नौकरी आपकी। ना कोई मेडिकल की टेंशन, ना कोई फिजिकल की टेंशन। आप लोग पहले पुलिस की तैयारी करिए, खूब अच्छे से पेपर दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। और हम तो यही कहेंगे कि कम से कम अगर आप लोगों ने तैयारी में कदम रख दिया है। अच्छा ये बताइए, अगर आप बीच समुद्र में चले गए, ठीक, अगर बीच समुद्र में चले गए तो बीच में रहकर बेड़ा पार होगा? या तो आप किनारे हैं या तो उस पार जाइए। अगर आपने मान लीजिए एक मोटी मोटी बात, परिवार वालों से आपका झगड़ा हो गया और सोच के निकल लिया अब नहीं लौटेंगे, और जाने के बाद दूसरे दिन फिर वापस आ गए, कोई इज्जत करेगा आपकी? उस टाइम रुक गए तो ठीक है, किसी नहीं मानी वापस चले गए, 2 दिन बाद आए तो सब कहते अरे जाओ इनके तो रोजे खाए। यही है ना, आएंगे। ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपने संकल्प ले लिया है तो ये जरूरी नहीं कि पुलिस ही बनना है। मैं सबको बता रहा हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपने कदम रख दिया है, बिल्कुल ये नहीं प्रयास करना है कि अब 100%, मतलब जो हम देंगे 100% के साथ देंगे, बिल्कुल मेहनत के साथ देंगे, ईश्वर के ऊपर आस्था करके देंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका जिसमें चयन हो जाता है उसके बाद आप निराश हो जाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अगर आप लोगों ने पांव बढ़ा दिया है तो ये कदाचित किसी को कहने का अवसर न दीजिए कि हाँ दरोगा बने गए रहा, काम खत्म होगा। ठीक, मोटी मोटी बात।
प्रयास इतना करिए अब आगे कि कुछ ना कुछ हासिल करके ही लौटेंगे। अगर कदम रख दिया तैयारी करने के लिए तो दुनिया भर की कोई चीज का मतलब नहीं है। प्रयास ऐसा करेंगे, तैयारी ऐसी करेंगे, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, ठीक, कोई और नहीं तो फिर कोई और सही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ठीक है, कुल मिला के अब ये मन बना के हमें चलना है कि ये जरूरी नहीं कि हम, हो सकता है हमें भगवान ने दरोगा बनाने के लिए रखा हो, इसलिए हम पुलिस न बन पाए। जिन लोगों का पुलिस में चयन हो जाए वो बहुत खुशनसीब नहीं हो सकते कि पुलिस में चयन हो गया, तो हो सकता है इसमें कोई सीओ बन के निकल जाए। 12वीं पास व्यक्ति मनोज शर्मा आईएएस बना है, कोई मान सकता है कि जो 12th का एग्जाम नहीं पास कर पाया वो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी कैसे निकाल लिया? ऐसा नहीं है। और आप ही लोगों में से कोई ऐसा निकलेगा जो नाम रोशन कर देगा, ऐसी चीज है। तो कुल मिला के आप लोगों को ये मन बनाना है कि अगर हमने अब मन बना लिया है, अगर मन में ठान लिया है, तो अब सिलेक्शन ही लेंगे। ये जरूरी नहीं कि हम पुलिस में लेंगे, एसएससी में लेंगे, कोई विजन तो है नहीं कि पुलिस नहीं बनेंगे तो छोड़ देंगे। फॉर्म डालने से पहले किसी का विजन था ऐसा? किसी का विजन था कि अगर पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आज के बाद फॉर्म नहीं भरेंगे, और ये कायरता होती है। ठीक है, कहाँ गर्म पानी मिले भैया? नहीं ठीक। तो सबसे पहले आप लोग पेपर दीजिए पुलिस का अच्छे से, पूरी तरह से 100% मन लगाकर। उसके बाद में हम तो ये कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग एसएससी का फॉर्म डालिए। महिलाओं के लिए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सिक्योर पोस्ट है, केवल ऑफिशियल काम रहेगा आपको, टोटली ऑफिशियल काम, और बेस्ट गस्टेड पोस्ट है। जैसे कि मान लीजिए उसमें जो है क्लर्क की फाइल में आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस में अगर महिला के लिए कोई नौकरी देखा जाए तो उसको पुलिस सही रहेगा या फिर ऑफिस में बैठकर फाइल मेंटेन करना सही रहेगा, है ना? कोई भी है। अब अगर आपको धूप में, अगर मान लीजिए कड़कती धूप में इलाहाबाद हम तो नहीं कर रहे हैं, अगर इलाहाबाद संगम में आपकी ड्यूटी लग गई तो आप दुहाई देंगे सरकार को कि इस्तीफा ले लीजिए मगर हम ड्यूटी नहीं करेंगे। और एसी में बैठकर कलम चलाना कोई गलत थोड़ी है, हमें नहीं कहते पुलिस गड़बड़ चीज़ है। अब हम लोग तो, हम खुद बेरोजगार हैं, हम आपको कैसे कहते हैं गड़बड़ चीज़ है? जितने भी लोग हैं वो तो यही प्रयास करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अर्जित हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये चीज़ नहीं अर्जित हुई तो हम प्रयास करना छोड़ देंगे। ठीक है, आप लोगों की जैसी इच्छा आ गया, हमारा जो मन में आया हमने आपको बता दिया। तो अलंकार का मतलब क्या होता है? आभूषित करने वाला। ठीक, आभूषित करने वाला। इसमें कहा गया है अलंकारोत इति अलंकारा। ठीक, अलंकारोत इति अलंकारा। अलंकारोत इति अलंकारा, इसका मतलब क्या है? जो अलंकृत है वही अलंकार है, यानी जो अलंकृत है, जो सजा बजा है वही तो अच्छा लगेगा, जो अलंकृत है वही अलंकार है। जो अलंकृत है वो वही अलंकार है। अलंकृत का मतलब जो, अब मान लीजिए कोई है हर हफ्ता 2 बार फेशियल कराता है, हम लोग दाढ़ी भी नहीं बनवाते तो कहाँ अच्छे लगेंगे? तो जो अलंकृत है, जो हर हिसाब से सौंदर्य को प्राप्त है, वही अलंकृत है, वही सुंदर है, और वही क्या है? अलंकार में भी है। जिन शब्दों को शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया गया है वो सब सुंदर हैं, और इसीलिए कहा गया है अलंकृत इति अलंकारा। लिख लीजिए आप लोग। अच्छा, किसको किसको लग रहा है कि ये जो भी सिलेबस है वो हार्ड है यूपी पुलिस का? ईमानदारी से बताइए, लग रहा है हार्ड है? मैथ नहीं सही। अच्छा, अगर आपको लगता है अगर इंटर लेवल का सिलेबस हार्ड है तो एसएससी का तो हाई स्कूल का सिलेबस है, मुझे लगता है किसी को नहीं लगना चाहिए कि हार्ड है। उसमें एंटोनिम्स एनोनिम्स पूछता है, हमने देखा है पेपर। अब क्या आपको बता दें,
उसमें ये तक पूछा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मतलब इस प्रकार का जीएस आता है उसमें, राष्ट्रपति, इस प्रकार का जीएस आता है उसमें, बिल्कुल इजी सा है। हमें तो आज हमने कई लड़कों को सुझाव दिया कि अगर आप लोगों को सही वास्तव सपना देख रहे हैं नौकरी का तो बिल्कुल प्रयास कीजिए। अलंकारोत इति अलंकारा, जो अलंकृत है वही अलंकार है। और लिख लीजिए अलंकारों को अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म भी माना जाता है। कौन सा धर्म माना जाता है? शोभा कारक। अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म भी माना जाता है, यानी उनको शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अलंकृत अलंकार क्या है, कोई बता सकता है? अलंकृत अलंकार, तो हेडिंग डाल लीजिए अलंकृत अलंकार, समझाने के लिए है। अलंकृत अलंकार, अलंकृत अलंकार। और आप लोग एक श्लोक लिख लीजिए, देखिए, ना कांतामपि अच्छे से समझा रहे हैं अभी, ना कांतामपि ना कांतामपि निभूषम विभास बनिता, ना कांतामपि निभूषम विभास बनिता, ना कांताम विभूषम विभास बनिता, ना कांतामपि विभूषम विभास बनता मुख, ना कांतामपि विभूषम विभास बनिता मुख। उतार लीजिए, ना कांतामपि विभूषम विभास बनिता मुख। लिखा सब लोगों ने? लिखा? ना कांतामपि विभूषम विभास बनिता मुख, इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? लिखिए, जिस प्रकार से कोई स्त्री बिना श्रृंगार के अच्छी नहीं लगती, जिस प्रकार से कोई स्त्री बिना श्रृंगार के अच्छी नहीं लगती, जिस प्रकार से कोई स्त्री बिना श्रृंगार के अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार बिना अलंकार के उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य भी शोभा नहीं देते। उसी प्रकार बिना अलंकार के काव्य भी शोभा नहीं देते। इसका मतलब समझ में आ गया? ना कांतामत विभूषम विभास वनिता मुख, यानी जिस प्रकार से कोई भी स्त्री बिना श्रृंगार के
सुंदर नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि बिना श्रृंगार के सब कोई सुंदर नहीं लगता, लेकिन उदाहरण के लिए बताया गया है। उसी प्रकार से जो हमारे काव्य है उनकी शोभा बढ़ाने के लिए बिना अलंकार के शब्द शोभा नहीं देते। आ रहा है समझ में सबके? यह आचार्य किसे और लिख लीजिए, यह परिभाषा आचार्य भामट के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? आचार्य भामट के द्वारा। यह परिभाषा आचार्य भामट के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? आचार्य भामट के द्वारा। ये परिभाषा आचार्य बामन, क्या लिखे आप लोग? नहीं, यहां बामन लिख लीजिए, सॉरी। वामन ना कांतम विभूषम विभास वनिता मुख। आचार्य वामन है, आचार्य वामन। आचार्य वामन। तबीयत खराब है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, गलत सही। ना कांतम विभूषम विभास वनिता मुख, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? आचार्य वामन के द्वारा दी गई है। ठीक है, समझ में आ गया ये? और दूसरा लिखिए, काव्य शोभाकरान काव्य, दूसरा उदाहरण है ये, काव्य शोभाकरान काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रपच्छते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रपच्छते। ठीक है, और ये परिभाषा किसने दी है? ये आचार्य भामट ने दी है। यानी काव्यों की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म है वो क्या है? अलंकार। ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य, लिख लीजिए, यह परिभाषा आचार्य भामट ने दी। यह परिभाषा आचार्य भामट ने दी है। यह परिभाषा आचार्य भामट ने दी है। आज के बाद अच्छा, जितने लोग नोट्स बना रहे हैं, ये चीजें बता रहे हैं, जितने लोग नोट्स बना रहे हैं हिंदी का, और तो मैं सब्जेक्ट का नहीं लेकिन हिंदी का कह रहा हूं, उनको कभी हिंदी जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा किसी भी पेपर के लिए। आप लोग पूरा अगर नोट्स बना ले रहे हैं हिंदी, चाहे आप सीटेट का दीजिए चाहे पेट का दीजिए, आपको केवल नोट्स पढ़ लेना है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। हम अंधेरे में तीर नहीं मारते हैं, जो आ रहा है, जो सिलेक्टेड, वही चीज़ लिख के लाएंगे, वही चीज़ पढ़ के लाएंगे। उसके लिए आपको पढ़ाएं, वैसे पढ़ाने के लिए तो किताब उठाएं रटें आपको पढ़ा दें, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस वही चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए बहुत सजो करके अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से सजो करके रखिएगा, ठीक है? कोई उतना अपनी सोना चांदी और ज्वेलरी नहीं रखे होगा जितना हमने नोट्स अपना रखा है 2015-2014 का, ठीक है? तो सबसे जरूरी यह है कि आप बहुत अच्छे से कोई भी नोट्स अगर आपको लग रहा है उपयोगी है तो उसको अच्छे से रखिए, और कम से कम महीने 2 महीने में 1-2 बार उसका रिवीजन कर लीजिए। धीरे धीरे 5-7 बार में परमानेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो हो गया, ये किसने दिया था उदाहरण? भामट ने, ठीक है। अब अलंकार हमारा कितने प्रकार का होता है? दो वाले कितने लोग? पूरा हाथ उठाइए। होता तो 4 प्रकार का। 2 वाले कितने लोग हैं?
3 पूरा उठाइए ना, अभी हम कभी कहानी से कर रहे हैं। 3 5 3 8 1 9 1 10, तुम भी 11। 3 वाले कितने हैं? अच्छा 2 वाले आप लोग हैं। 3 वाले कितने हैं? आप किसी में नहीं है? 2 3 किस में? 2 या 3 में? 2 में, 2 वाले में। 3 वाले में कौन कौन है? केवल 3 लोग, और 3 वाला ही सही है। कौन सही है? हाँ आपने क्या पढ़ा हम बता रहे हैं। चलिए, कितने प्रकार का अलंकार होता है? 3 प्रकार का। अलंकार कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कौन सा? दूसरा? तीसरा? तीसरा उभय अलंकार। ठीक। अब एक बात है, पढ़ने के दृष्टिकोण से यदि कोई पूछता है तो हमारे अलंकार दो प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन प्रकार पूछा जाता है तो अलंकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, शब्दा अर्था और उभय अलंकार। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिए, पढ़ाई के दृष्टिकोण से मुख्य अलंकार 2 ही होते हैं। नहीं, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, पढ़ने के दृष्टिकोण से मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शब्दालंकार, दूसरे अर्थालंकार। ठीक, अब आप लोग काम करिए, 3 कॉलम बना लीजिए। शब्दालंकार, यहाँ अर्थालंकार। सर ये 3 किस कैटेगरी में आता है? जैसे पढ़ाई के दृष्टिकोण से। अगर आपसे कोई पूछता है अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो आपको 3 मानना है, इसमें 2 का कोई रूल नहीं है। हमने आपको बता दिया जो महत्वपूर्ण है। ये ऐसे लिखकर नहीं आएगा कि पढ़ाई के दृष्टिकोण से। अब आप ऊपरी लेवल का एग्जाम देंगे IAS PCS का, तो उसमें तो पूछेगा ही पूछेगा। जो आपका लेवल है, जो आपसे पूछा जा रहा है, वो तो हम आपको लिखाएंगे ही। तीसरा हमारा उभयालंकार लिखना ही नहीं है, केवल आपको प्रकार में जानना है उसको। तो 2 प्रमुख रूप से कौन हमारे? शब्दालंकार और अर्थालंकार। इसमें पहला अलंकार कौन सा है हमारा? दूसरा? तीसरा? आप लोगों ने पढ़ा है अलंकार? सब लोगों ने पढ़ा है ना? तब तो सबको ही बताएगा भी। दिख रहा है? इसको पुनरोक्ति प्रकाश बोलते हैं, लिख लीजिएगा, प्रकाश, पुनरोक्ति प्रकाश। ठीक है, और लास्ट में क्या आप कहीं से पढ़ लेंगे, 4 से ज्यादा है ही नहीं किसी के पास, तो कौन देगा लाके? कहीं से आप पढ़ लीजिए, 4 से ज्यादा कोई पढ़ा भी नहीं होगा। किसी ने पढ़ा है 4 से ज्यादा? अधिक से अधिक अनुप्रयास क्लेश यमक वक्रोति, बस केवल 4 पढ़ा होगा। कोई पढ़ा है? हमने आपसे क्यों कहा कि आप नोट्स बना लीजिए, आप कोई पेपर देंगे उसमें हिंदी से ज्यादा नहीं आएगा। ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि जवानी जंग मारो चाहे लगे या ना लगे, अंधेरी वाली।
विप्सा, पुनरोक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति वदाभास। ये कौन कौन से हैं? ये किस प्रकार के अलंकार हैं हमारे? शब्द अलंकार। 3 चैप्टर प्रमुख रूप से पढ़ लीजिए, कम से कम 15 क्वेश्चन तो सही जाएगा। अभी कुछ चैप्टर आएंगे जो केवल बता देंगे आप लोग ऐसे ऐसे करना है बस, है? पुनरोक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति वदाभास। ठीक, पुनरोक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति वदाभास। क्यों किसमें नहीं? अनुप्रयास क्या लगा है सर? नहीं, या लगा है क्या? नहीं नहीं, तो ये काट दीजिए। ठीक है, ठीक। अनुप्रास है, अनुप्रास, अनुप्रास है भाई, अनुप्रास, अनुप्रास। अनुप्रास, शेष, यमक, अक्रोति, वीप्सा, पुनरोक्ति प्रकाश और वदाभास। लिख लिया आप लोगों ने? लिखो भाई, कहे नहीं। हाँ भाई। इधर देखिए, उपमा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, रूपक और उत्प्रेक्षा। प्रतीप, उल्लास और दृष्टांत। प्रतीप, उल्लास और दृष्टांत कितना हो गया? प्रतीप, उल्लास और दृष्टांत। अभी और है ये उत्प्रेक्षा। तीसरा अतिशयोक्ति है भाई, 7वां उल्लास है। मानवीकरण, मानवीकरण। ग्यारह हो गया। हो गया, एक और है। डाल लीजिए। विशेषोक्ति, मानवीकरण, दृष्टांत, फिर उल्लास, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, रूपक। मतलब इतना खराब लिखते हैं यार हम। तबीयत खराब से लिखने का मतलब भाई। हाँ। चलिए विभावना है।
विभावना, विभाग भावना नहीं विभावना। या भावना से खेल रहे हैं। हम्म, मारवाड़ी लिखते हैं तो एकदम पगला ही जाएगा। हम्म? मारवाड़ी साहब जोन में लिखते हैं। मारवाड़ी ना समझते हो भैया, चलो लिखो तो समझा रहे हैं। समझे नहीं करते। तो ये वही है, वो मैं क्या बोलूं? हो गया। अब लिखिए, पॉइंट लिखिए डाल के, स्टार बना के। जिनको हम पॉइंट यानी स्टार, जिनको हम शब्दों के माध्यम से संवारते एवं सजाते हैं, जिनको हम शब्दों के माध्यम से जिनको हम शब्दों के माध्यम से सजाते व संवारते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। उनको शब्दालंकार कहा जाता है। जिनको हम शब्दों के माध्यम से सजाते संवारते हैं, उनको क्या कहा जाता है? शब्दालंकार कहा जाता है। एवं जिनको अर्थों के माध्यम से संवारते हैं, उनको अर्थालंकार। लिख लीजिए, जिनको अर्थों के माध्यम से सजाते हैं, उनको अर्थालंकार। अब से साफ साफ लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। कौन सा अलंकार कहा जाएगा? अर्था अलंकार। ठीक। हो गया? बहुत धीरे आप लोग लिखते हैं, थोड़ा स्पीड तेज करिए। हो गया ना? तो बोलिए हो गया, हम आपके चक्कर में रुके हैं। शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों समझ में आया? इतना अलंकार कभी पढ़ा है अर्थालंकार? ईमानदारी से नहीं पढ़ा? तो हम लोग अब शुरू करते हैं कहां से? अनुप्रास से। हेडिंग डाल लीजिए, अनुप्रास। हमारी क्लास आती है समझ में सबके? अनुप्रास अलंकार। अब आ रहा है समझ में क्या लिखा है? अनुप्रास अलंकार। चलिए, कोई बता सकता है अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? अरे अभी बहुत कुछ बाकी है भाई, अभी तो पिक्चर तो बाकी ही है पूरा। कोई बता सकता है अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? 6 नहीं, नियर अबाउट है आप आसपास में। थोड़ा सुधार करिए तो सही जाएगा। 4 कौन बताया? 5 कौन बोला है? सही, 5 प्रकार का। अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। कौन कौन से?
लिख लीजिए 6 का अनुप्रास, हंसिए मत, वृत्त्यानुप्रास, लेटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लेटानुप्रास, कृत्यानुप्रास, और अंतिम है अत्यानुप्रास। कितने प्रकार का? अब ये छेकानुप्रास कितने प्रकार का होता है? चलिए इतना डीपली जरूरत। लेटानुप्रास, लेटा, आप बोल के दिखा देंगे ना। लेटानुप्रास, लेटानुप्रास पूछ लीजिए भाई। बूढ़े पाक छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लेटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अत्यानुप्रास। ठीक है, हो गया? हो गया? सबका लिख गया? चलिए अब आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। वैसे तो नहीं आप जान पाएंगे किताबी भाषा, अपनी भाषा में आपको समझाएंगे तब पता लगेगा कि यह अनुप्रयास का मतलब अलग अलग क्या है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा अनुप्रयास हमारा? बात मत करिए और हेडिंग डाल लीजिए 6 का अनुप्रास। ये हमारी आपकी बोलचाल की भाषा है, इससे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जो हमने बना के अपने मन से लिखा है कि कैसे समझाना। 6 का अनुप्रास आपको पता है कि आपको हम कैसे पढ़ाते हैं? हम भी किताब से तो पढ़ते होंगे, कहीं नहीं कभी पहले पढ़ा होगा, लेकिन उसको हम अपनी भाषा में लाते हैं और उसको हम खुद देखते हैं, पढ़ के सुन के, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आपके सामने लाया जाता है। ठीक है, अगर हमें समझ में आया तो हम उम्मीद यही करते हैं आपको भी समझ में आएगा। जी क्लास में है अभी, जी क्लास में है। ठीक है, 6 का अनुप्रास, हेडिंग डाल लीजिए 6 का अनुप्रास। इसका उदाहरण क्या होता है? 6 का अनुप्रास में इसमें एक फोटो कॉपी होती है। क्या होता है? कितनी फोटो कॉपी? एक। अभी आगे चीज बता रहे हैं, एक फोटो कॉपी होती है। इसमें कितनी फोटो कॉपी होती है? एक फोटो कॉपी होती है। किसमें? 6 का अनुप्रास में। फिर लिख लीजिए वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्या, इसमें एक फोटो कॉपी होती है। बस ये चीज लिखिए, अभी आपको बता रहे हैं क्या फोटो कॉपी है। 6 का अनुप्रास में आपको लिखना है कि इसमें एक फोटो कॉपी होती है, यानी किसी शब्द की एक फोटो कॉपी होती है। आप समझ में आया? एक फोटो कॉपी होती है इसमें। अब लिखना आपको वृत्त्यानुप्रास। इसमें लिख लीजिए इसमें एक से ज्यादा फोटो कॉपी होती है। हो गया? वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है? एक से ज्यादा फोटो कॉपी। उसके बाद लिख लीजिए श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। क्या? श्रुत्यानुप्रास लिख लीजिए, श्रुत्यानुप्रास लिखिए पहले। अरे लिखो मेरे भाई, पहले श्रुत्यानुप्रास लिखो, सीक्वेंस से चलो। श्रुत्यानुप्रास हमने लिखा है, हमें नहीं पता क्या है। श्रुत्यानुप्रास,
और इसमें लिखिए किसी एक उच्चारण स्थान से 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 बोले जाने वाले किसी एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब बार बार, किसी एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की क्या होती है? आवृत्ति होती है। किसी एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। किसी एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए हमारा ता था दादा कैसा है? ता था दादा कहां से बोला जाता है? कहां से? ता था दादा नाक से बोला जाता है। तब दंत। ता था दादा क्या है? दंत। तो इसमें क्या होता है सत्यानुप्रास में, यदि कोई एक वर्ण आ गया तो उसमें केवल अगर दंत आ गया तो केवल दंत ही आएगा। ठीक है, यानी एक उच्चारण स्थान से यहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है कि अगर कहीं दंत आ गया, कहीं ओष्ठ आ गया, कंठोष्ठ आ गया, मूर्धा आ गया, तालव्य आ गया तो वही आएगा उसमें। ठीक है, एक ही उच्चारण स्थान का प्रयोग लगातार उसमें होता रहेगा। आ गया ये चीज समझ में? फिर लिख लीजिए लटानुप्रास। लाटानुप्रास। लटानुप्रास, हाँ लटानुप्रास लिखिए। इसमें शब्द या पूरा वाक्य एक समान होता है। इसमें शब्द या पूरा वाक्य एक समान होता है। वाक्य एक समान होता है। शब्द या पूरा वाक्य एक समान होता है। शब्द या पूरा वाक्य कैसे होता है? एक समान होता है। ठीक है, अब कौन सा बच्चा है? अत्यानुप्रास। अत्यानुप्रास लिख लीजिए। हो गया वित्तानुप्रास? तो इसमें लिख लीजिए इसके अंत में तुक होता है। क्या होता है? तुक का मतलब? तुक का मतलब क्या होता है? ठीक, तुकांत और आतुकांत शब्द लिखाए हैं, ध्यान से पढ़िए। इसके अंत में क्या होता है? तुक होता है। ठीक है, हो गया पांचों? अब आपको समझाए, अब समझ लीजिए पहले खूब अच्छे से, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर एक भी लाइन छूटी तो समझ में नहीं आएगा। पहला हमारा क्या है? छेकानुप्रास। अब छेकानुप्रास में क्या होता है? मान लीजिए कोई हमारी मूल वस्तु है, ठीक, कोई एक शब्द हम ले लेते हैं, कोई एक मूल वस्तु है, तो उसको उसकी आवृत्ति कितनी बार होगी? इसमें कोई एक शब्द है, उसकी आवृत्ति उसमें केवल एक बार होगी। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, इस करुणा करित हृदय से क्यों विकल रागनी बजती। कुमार विश्वास जी का एक कविता है, इस करुणा करित करुणा करित हृदय से क्यों विकल रागनी
बजती। समझ में नहीं आ रहा ना, हटा दें इसको क्या। इस करुणा कलित हृदय से इस करुणा कलित हृदय से क्यों विकल रागनी बजती। ठीक है, करुणा पे कौन सी हमारा ये कौन सा पहला वर्ण है, का की फोटोकॉपी कितनी बार है, 3 बार। कहां कहां से है? हम कहना क्या चाहते हैं, ये पहला 21 स्थान पर है का, और यहां किस नंबर पर है, कोई मात्रा है इसमें, इसमें कोई मात्रा है। इस तरह से और कितना आ रहा है बताइए, आ रहा है कोई। फोटोकॉपी का मतलब क्या है, आपकी फोटोकॉपी होगी तो आप थोड़ी जैसे हमारे जैसे थोड़ी रहेंगे, आप अपने आप जैसे पूरे रहेंगे ना। अगर आप अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी कराएंगे तो आधा उसमें हमारा थोड़ी आएगा, आपका ही पूरा पूरा आएगा। फोटोकॉपी का मतलब हमने क्यों फोटोकॉपी लिखा है, जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। वैसे तो आप बोलेंगे क्यों में भी का आया है, आधा का है ना, अब फोटोकॉपी में आधा थोड़ी आएगा, जो है वही आएगा। ठीक, तो ये हमारा का है और का पे कोई मात्रा नहीं है, ये का, इस पर भी का है, इस पे कोई मात्रा है, तो कितनी बार इसकी फोटोकॉपी हुई, एक बार ना। जो मूल हमारी वस्तु है, मूल वस्तु से केवल एक ही तो है, और हमने क्या लिखा था इसमें, केवल एक फोटोकॉपी होती है। ठीक, आ गया समझ में। इस प्रकार से जब कोई आएगी चीज तो हमारे किस में आएगी, ठीक, अनुप्रास। आ गया समझ में किसी को, सबको आ गया, कोई डाउट। ठीक, अब हमने दूसरा क्या लिखाया है, वित्तानुप्रास है ना, वित्तानुप्रास, इसको मिटा दें। वित्तानुप्रास में क्या लिखाया गया है, इसमें एक से ज्यादा बार की फोटोकॉपी आती है। जैसे हमने अभी देखा कि हमारी एक मूल फोटोकॉपी आती है, और वित्तानुपात में कि एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 5 बार भी इसमें आ सकता है। जैसे हमारे पास है चारुचंद की चंचल किरणें, चा चा चा, कितनी बार आ गया, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे किस में आएगा, वित्तानुप्रास में। अंतर पता चल रहा है ना, 6 का अनुप्रास तुरंत बोलिएगा ना समझ में आए तो। हमने आपको क्या बताया, यहां से आप देखिए हम चा की बात कर रहे हैं, अगर हम केवल इतना लेते हैं आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, चा के बाद तो बिंदी लगी है, चा के बाद तो मात्रा लगा है। अगर केवल चा को ले लेते हैं इसमें, और यहां भी अगर चा को ले लेते हैं, मात्रा बिंदी बाद में तो लगता है, उसके बाद भी चा को ले लेते हैं। चा की आवृत्ति कितनी बार है, 3 बार। एक चा की आवृत्ति कितनी बार है, 3 बार, और उससे मिलता जुलता शब्द है, तो यह कौन सा अनुप्रास होगा हमारा, वित्तानुप्रास। और कोई डाउट किसी को तो बता दीजिए। समझ में आ गया, कोई डाउट पूछेंगे एक एक आदमी से, कंफर्म बताइए। इसलिए तीसरा क्या था हमारा, क्या लिखा है, इसको क्या कहते हैं, श्रुत्यानुप्रास। ठीक, श्रुत्यानुप्रास, यही तो श्रुत्यानुप्रास। अब हम लोगों ने 2 देख लिया है, हमारा क्या आता है, श्रुत्यानुप्रास। यानी किसी एक, तो मैंने बता दिया आपको, किसी एक उच्चारण स्थान से कोई एक शब्द बोलेंगे तो इसमें आने वाले सभी शब्दों को उसी उच्चारण स्थान से बोलेंगे। तो श्रुत्यानुप्रास में जैसे हम लोग वो कह सकते हैं,
ऐसे लिख लीजिए, तुलसीदास सीदत निज दिन। अब आप इसको पढ़ के देखिए कि जीभ कहां लग रही है बार बार। तुलसीदास सीदत निज दिन देखत तुम्हारी निठुराई। आपकी जीभ बार बार कहां लग रही है? जाके दांत पर लग रही है, लग रही है सबकी, प्रैक्टिकली हो गया। तो ये किस में आ जाएगा? सत्यानुप्रास। जितना डाउट मैं क्लियर करा दूंगा कोई नहीं कराएगा आपका, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहने जा पाएगा। तो सत्यानुप्रास में आपका जो उच्चारण स्थान है उस पर बार बार वही ध्वनि आवृत्ति बार बार आती है। तो इसमें कौन सी आवृत्ति बार बार आ रही है? दंत की आवृत्ति आ रही है। हो गया ये। फिर कौन आता है हमारा? ठीक, क्या आता है? लाटानुप्रास या लेटानुप्रास, दोनों एक ही बात है। लेटा लिख देता है कोई, थोड़ा बोलने में खराब लगता है। लेटानुप्रास, बैठानुप्रास। तो इसमें क्या लिखाया गया है? पूरा शब्द पूरा वाक्य एक समान होता है, यानी जो हमारा शब्द कह रहा है वही घूम फिर वाक्य में आएगा। जैसे पूत कपूत तो का धन संचय। ठीक, और फिर पूत सपूत तो का धन संचय। एक ही तरह लग रहा है कि नहीं है? शब्द वाक्य सब एक ही तरह लग रहा है। इसका बहुत गहरा अर्थ है। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। मान लीजिए हमारे पिताजी के पास 100 बीघा था, ठीक, हमारे पिताजी के पास 100 बीघा था और हमने दारू पीना शुरू कर दिया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, सब कुछ खत्म। तो वही कहा गया कि जब पूत कपूत तो किसके लिए बटोरे वो पैसा? किसके लिए? जब हम नालायक निकल गए तो किसके लिए आप पैसा इकट्ठा करेंगे? तो पूत कपूत तो का धन संचय। अगर जिसका पूत ही नहीं, मतलब जिसका पुत्र ही नहीं उस लायक है राज को संभालने के लिए, जिसे कोई राजा है, ठीक, और राजा का लड़का निकम्मा निकल गया, तो राजा किसके लिए बना के रखेगा राज्य? बेटे के लिए तो ही रखता है। अब बेटा निकम्मा निकल गया तो किसके लिए राज्य बना के रखेगा? तो कवि ने कहा पूत कपूत तो का धन संचय। जब आपका पुत्र, आपका जो वंशज है, आपका जो उत्तराधिकारी है, जब वही लायक नहीं है तो किसके लिए आप लेकर आएंगे? ठीक, और दूसरी पंक्ति क्या है? पूत सपूत तो का धन संचय। मान लीजिए आपकी उम्र है 40-45 साल और आपके बेटे की नौकरी, आपके पिता, सबकी, हमारे सबके पिताजी की उम्र 50-60-55 के अंतर्गत होगी अधिकतम, और आप में से किसी एक की नौकरी लग गई, ठीक, आप लोग 50,000 रुपये महीना कमाने लगे। अब पिताजी को क्या लग रहा है कि वो जाके बाहर नौकरी करे, आपको कमा के दे? अगर आप सेलेक्ट हो गए, आप सपूत निकल गए, तो पिताजी को तो बाहर जाकर नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तो जब पूत सपूत तो का धन संचय, अब आप जब सपूत निकल गए तो अब उनको क्या मतलब है धन संचय करने की? अब दोनों समझ में आ गई बात कि पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत निकल गया तो अब किसके लिए इकट्ठा करेंगे? और जब पूत ही सपूत निकल गया तो आपको जरूरत क्या है इकट्ठा करने की? वो तो आपको लाकर देगा, आपको खिलाएगा ही। तो ये किस अनुप्रास में आएगा? लाटानुप्रास में। क्लियर से आ रहा है समझ में? इसमें वाक्य और शब्द दोनों एक ही तरह के होते हैं। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। आ गया समझ में सबके? ठीक है। ठीक, कोई डाउट किसी को है इतने विचारों में? नहीं है ना? अब अंत में हमारा कौन आता है? कौन सा?
अत्यानुप्रास। अत्यानुप्रास, ठीक है। अत्यानुप्रास, अत्यानुप्रास में क्या बताया गया है? अंत में तुक आता है, यानी कोई भी ऐसा हम शब्द ले सकते हैं जिसे हमने अभी लिखा था पूत कपूत तो का धन संचय, संचय आ गया, और पूत सपूत तो का धन संचय, उसमें भी संचय आ गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु अजिर विहारी, इसमें भी, यानी इसमें किसका ध्यान रखना है? लय का ध्यान रख, तुक का ध्यान रखना है कि इसको गाते, इसको कहते वक्त इसमें चरण पद स्वर आदि चीजों का ध्यान रखा जाए, तो किस अनुप्रास में आएगा? हमारे अत्यानुप्रास में। जैसे कोई एक उदाहरण लिख लीजिए, नाथ दैव कर कौन भरोसा। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसहि सिंध करई मन रोसा। आ गया इसमें लय तुक है। कौन सा फिर ये होगा अनुप्रास? अत्यानुप्रास। पांचों आ गया सबके समझ में? लिख लिया? हो गया सबका? आ गया आप समझ में अनुप्रास? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है, अच्छे से लिख लीजिए उधर। हो गया? ठीक। आप ईमानदारी से बताइए, सबके समझ में आ गया पांचों, या कोई नहीं आया? आ गया समझ में? लटानुप्रास में क्या होता है? है पूरा वाक्य एक समान, जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय, ठीक है। सुत्यानुप्रास में क्या होता है? है ठीक, किसी एक उच्चारण स्थान के स्थान पर सभी वर्णों को बोला जाता है, ठीक। अब हमारा कौन सा अलंकार आएगा? दूसरा। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार, ठीक। कोई बता सकता है? आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा, बताइए। जहाँ पे शब्द एक ही होता है लेकिन उनके अर्थ अनेक होते हैं, जैसे कि रहमान पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मुक्ति मन। वेरी गुड, ठीक। यानी शब्द हमारा एक ही होता है लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसको कौन सा अलंकार कहा जाता है? श्लेष अलंकार। सामान्य चीज है, लिख लीजिए आप लोग। जिस अलंकार में जिस अलंकार में जिस अलंकार में एक शब्द के
जिस अलंकार में एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, जिस अलंकार में एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, उन्हें श्लेष अलंकार कहा जाता है। कौन सा अलंकार कहा जाता है? श्लेष। उन्हें श्लेष अलंकार कहा जाता है। एक एग्जाम्पल आया है पिछली बार पुलिस में, जाइए जाइए, पापा कहीं फोन आए तो ज्यादा अच्छा है। कौन सा अलंकार है हमारा? श्लेष अलंकार। चलिए एक उदाहरण लिखिए। चरण धरत चिंता करत, और हाँ, चितवत चारों ओर सुवर्ण को खोजत कमिन, कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। ठीक, इसका मतलब बता सकता है कोई? जी कौन? बताइए। हाँ बताइए, क्या है मतलब? सर, का लिखे तो सुवर्ण मतलब होता है सर सोना, और सुंदर अक्षर, और सुंदर स्त्री। सर कभी जो है सुंदर अक्षर खोजता है, व्यभिचारी सुंदर स्त्री खोजता है, चोर सुंदर सोना, मतलब बिल्कुल, बहुत अच्छा, सही है। चरण धरत चिंता कर चितवत चारों ओर। ठीक, सुवर्ण को खोजत फिरत, यहां सुवर्ण से कितना अर्थ है? सुवर्ण का मतलब कितना अर्थ है? सुंदर शब्द, सुंदर काया और सोना। सुवर्ण से कितना अर्थ है यहां? 3 अर्थ है। व्यभिचारी व्यक्ति सुंदर स्त्री को देखेगा, अगर वो सुंदर, उसके लिए सुंदर क्या रहेगा? किसी का शरीर सुंदर रहेगा। कोई एक लेखक है तो उसके लिए सुवर्ण क्या होगा? कोई अच्छा वर्ण अगर उसको मिल गया तो उसके लिए वो स्वर्ण हो गया। अगर कोई चोर है आपके घर में घुस गया तो आप उसको स्वर्ण क्या रहेगा? जो गहना ज्वेलर सोना है वो रहेगा। तो इसमें स्वर्ण वर्ग के कितने अर्थ हैं? 3 अर्थ के। तो ये हमारा कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। श्लेष अलंकार समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? श्लेष का अर्थ क्या होता है, कोई बता सकता है? वेरी गुड। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका होना। लिख लिया? हो गया? अच्छा अच्छा।
सुंदर काया, सुंदर शब्द और सोना। ठीक है, तो लिख लिया, हो गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल और आपको बता रहे हैं, वैसे समझ में आ गया होगा ना, टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब। नहीं समझ में आया कुछ तो बताइए, आ गया कुछ, कोई दिक्कत, कोई डाउट। तीसरा अलंकार कौन सा है? क्या है तीसरा? यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब कोई बताएगा? क्या है? कोई शब्द अर्थ अलग अलग एक ना हो, कोई एक समान का शब्द बार बार आए मगर उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ श्लेष अलंकार में एक शब्द के कई अर्थ थे। ठीक, समझिए इसमें अंतर क्या होता है, ये में लोग भ्रमित हो जाते हैं। श्लेष अलंकार में हमारे एक शब्द स्वर्ण के 3 अर्थ निकले थे, लेकिन केवल एक ही शब्द था। ठीक, और हमारा दूसरा शब्द जैसे दूसरा अलंकार यमक अलंकार है, तो उसमें 2 प्रकार के शब्द रहेंगे मगर उन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। एक प्रकार के शब्द से 2 अर्थ नहीं निकलेगा, बल्कि 2 प्रकार के शब्द से 2 प्रकार का अर्थ निकलेगा। ठीक, 2 प्रकार के शब्द से 2 प्रकार का अर्थ निकलेगा। आ गया समझ में? लिख लीजिए, जहां भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो। क्या हो? जहां भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो एवं उनके अर्थ भी भिन्न हो। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अलंकार। कौन सा अलंकार होता है हमारा? यमक अलंकार। कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल बता सकता है? मादकताधिकार, इसलिए अब ये नहीं पूछता क्योंकि सबको एक ही जानता है। जितने व्यक्ति हैं सबको एक ही एग्जांपल पता है, कनक कनक ते सौगुनी मादकताधिकार। क्या? उधो, वेरी गुड, सही। उधो जोग जोग हम नहीं। ठीक, 2 तो आप लोगों को पता चल गया, एक हम आपको और बता देते हैं। जैसे हमारे पास है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का क्या हुआ, क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का मतलब यहाँ क्या है? काला बादल। और घटा का मतलब घमंड, घटा का मतलब घमंड कम हुआ। तो यहाँ दोनों घटा का मतलब, यहाँ इस घटा का मतलब क्या है? काला तो पहले एक, घटा का मतलब बादल, और यहां घटा का मतलब क्या हुआ? कम हुआ। दोनों का अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, दोनों घटा का मतलब अलग अलग है ना। ठीक है, इसका जो है उदाहरण ये अनुप्रास अलंकार में दिया होगा। कैसे? देखा मैंने यूपी पुलिस के जो है
एक से ज्यादा बार है इसमें, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों क्या काली घटा का घमंड घटा, इसमें जो हमारा हाँ बिल्कुल, जो हमारा जो घटा शब्द है इसका अर्थ अलग अलग हो रहा है, इसलिए ये हमारा अनुप्रास अलंकार में हाँ अगर माना जाए तो हो भी सकता है, लेकिन अगर अलग अलग अर्थ हो रहा है तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? यमक अलंकार को। आपने सही उत्तर, सही प्रश्न किया है। एक हिसाब से तो इसके वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ इसका जो अर्थ लगा रहा है इसकी वजह से इसको किस प्रकार के अलंकार में रखेंगे? यमक अलंकार में रखेंगे, ठीक है। कोई समस्या किसी को? देखो एक उदाहरण दूसरा देखो, हो गया ये। एक है देते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इसका मतलब क्या है? देते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। ये पुलिस में आया हुआ एग्जाम्पल है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, कोई बता सकता है अर्थ? एक तारे का मतलब सिर्फ तारना, मतलब धार, एक तारे का मतलब आकाश वाले तारे नहीं। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। तारे का यहां दो अर्थ है। जेते तुम तारे तेते, तारे का मतलब होता है अवगुण यानी दुष्टता, ठीक। एक तारे का मतलब होता है, कहता नहीं हमारे आप यहाँ घर में भैया तार दो तो हमें, है ना, मतलब अवगुण प्रदर्शित होता है इससे, ठीक है, इससे अवगुण प्रदर्शित होता है। तो कवि कहता है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, यानी जितना अवगुण तुम्हारे पास है उतने तो नभ में तारे भी नहीं है, ठीक है। जितना तुम्हारे पास अवगुण है, जितना तुम्हारे पास गलत फहमी, जितनी गलत चीज तुम्हारे पास है उतने तो नभ में तारे भी नहीं है। देते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। पहली बार सुना आप लोगों ने ऐसा उदाहरण? देते तुम तारे तेते नभ में। कनक कनक तो बहुत पुराना हो गया, अब आप 90% क्या 99% लोग एक ही उदाहरण देंगे अगर आपको, इसीलिए नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। देते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इसमें और दूसरा अलंकार कौन सा हो सकता है? ठीक, सेम सेम हो रहा है ना दोनों, लेकिन चूंकि इसका अर्थ अलग अलग है इसलिए किस अलंकार को प्राथमिकता दी जाएगी? पहले यमक अलंकार को। अब किसी को कोई समस्या है? आज टीचर लोग नहीं आएंगे क्या? काफी देर से ही देख सर जी पढ़ाइए। अभी आप लोगों का कम से कम 5 से 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने टॉपिक? 5 से 7 टॉपिक इंपॉर्टेंट है अभी। जैसे अभी अलंकार खत्म हो जाए उसके बाद संधि पढ़ाएंगे, ठीक है। संधि, अब संधि में ही संधि विच्छेद सब हो जाएगा। संधि में, संधि के बाद फिर समास, ठीक, और समास के बाद सर्वनाम, फिर क्रिया, फिर संज्ञा, फिर विशेषण। इतनी महत्वपूर्ण चीजें, और चीजें तो आपको ऐसे समझ में। अब विलोम हम बहुत समझा दें लेकिन वो विलोम ना आए तो आप क्या करेंगे? विलोम और पर्यायवाची शब्द तो आपको अपने आप ही रटना पड़ेगा। अब हम विलोम का मतलब उल्टा, पर्यायवाची का मतलब समरूप, ये तो सबको पता है। अब वो किसका पर्यायवाची पूछता है, किसका विलोम पूछता है तो हमें पता नहीं है, तो ये तो आपको रटने वाली चीज है। समानार्थी शब्द और पर्यायवाची एक ही बात है लगभग। इसमें मुहावरा लोकोक्ति देता है, मुहावरा, जैसे एक पंथ दो काज, तो इतना तो आप लोग जागरूक हैं ही कि वो पढ़ के समझ लेंगे कि एक पंथ दो काज का मतलब क्या है,
एक साथ जाके दो काम करना। तो इस प्रकार की जो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जहां आपको अपने आप ही निपटना पड़ेगा। उसमें हम बहुत यहां समझा देंगे। ये जो हम बता रहे हैं गारंटी के साथ इसी में से आएगा। उदाहरण हो सकता है दूसरा दे दे, लेकिन मात्रा सारी चीज वही रहेगी। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको अपने ऊपर निर्भर ही करना है, जैसे विलोम, समानार्थी, पर्यायवाची, लोकोक्ति, ये सारी चीजें रटने वाली चीज है। वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, वो चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। बाकी जिससे प्रश्न आने वाला है वो मैं आपको दूंगा ही यहाँ, वो कंटेंट। ठीक है, तो अभी तक जितने हमने लिखाए हैं वो किसको समझ में आया अलंकार? जिसको ना आया वो हाथ ना उठाए, जिसको आ गया वो हाथ उठा दे। जिसको आ गया वो हाथ। अलंकार जिसको समझ में आ गया वो हाथ उठाए। पूरा हाथ उठाइए ना, क्यों गिनती करा रहे नहीं आया? उठाओ, हाथ उठाओ, करना आया हो तो बताओ। तुम्हें नहीं आया मतलब सबको आ गया है। ठीक है, चाहिए भी यार ना, मेहनत करते हैं, समझ का मतलब समझ में आ जाए। नीचे कर लो, नीचे कर लो। देते तुम तारे, देते नभ में न तारे। अब हमारा दूसरा अगला कौन सा अलंकार आता है? कौन सा अलंकार है? वक्रोति। कौन सा अलंकार आता है? वक्रोति अलंकार। बहुत अच्छा अलंकार ये होता है। क्योंकि हमारे सर आ चुके हैं तो आप लोग कल पढ़ेंगे इसको। ठीक, कब पढ़ेंगे? कल।